नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस बहुत ही खास पॉडकास्ट एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम एक ऐसी किताब के पन्नों में गोता लगाने जा रहे हैं जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमारे जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है मर्फी का नियम और मन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मनोवैज्ञानिक कानून, जिसके लेखक हैं ट्रोंग वान थान। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत जल्दी में हो और तभी आपकी गाड़ी की चाबी खो जाए, या जिस दिन आप छाता ले जाना भूल जाएं, उसी दिन जोरों की बारिश हो जाए? हम अक्सर इसे बदकिस्मती मान लेते हैं, लेकिन मनोविज्ञान और विज्ञान की दुनिया में इसके पीछे कुछ नियम काम करते हैं। आज हम इन्हीं नियमों को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि मर्फी का नियम क्या है, हम दूसरों के विचारों से खुद को कैसे आंकते हैं, और सफलता पाने के लिए हमें किन मानसिक जालों से बचना चाहिए। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञानवर्धक सफर। सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो सबसे ज्यादा मशहूर है, और वह है मर्फी का नियम। सन 1949 की बात है। अमेरिका के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर एक इंजीनियर थे जिनका नाम था कैप्टन एडवर्ड मर्फी। वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसका मकसद यह देखना था कि इंसान गुरुत्वाकर्षण बल के कितने दबाव को झेल सकता है। एक प्रयोग के दौरान 16 सेंसर लगाए जाने थे। हर सेंसर को लगाने के दो ही तरीके थे, सही या गलत। जब प्रयोग शुरू हुआ तो रीडिंग 0 आई। जांच करने पर पता चला कि सभी 16 सेंसर गलत तरीके से लगाए गए थे। उस वक्त हताशा में एडवर्ड मर्फी ने कहा था, अगर किसी काम को गलत तरीके से करने की कोई गुंजाइश है तो कोई न कोई उसे गलत तरीके से ही करेगा। दोस्तों, यही वह वाक्य था जिसने मर्फी के नियम को जन्म दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ है, बल्कि यह नियम हमें चेतावनी देता है कि हम चीजों को हल्के में न लें। तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, मानवीय भूल की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें हमेशा सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और योजना बनानी चाहिए। मर्फी का नियम हमें निराशावादी नहीं बनाता, बल्कि यह हमें सतर्क करता है कि हम अपनी तैयारियों में कोई कमी न छोड़ें। अब चलिए थोड़ा और गहरे उतरते हैं और बात करते हैं खुद को पहचानने की। क्या आप जानते हैं कि हम खुद को कैसे देखते हैं? एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है जिसे लुकिंग ग्लास सेल्फ या दर्पण में आत्मछवि कहा जाता है। 1902 में समाजशास्त्री चार्ल्स हॉर्टन कूली ने यह सिद्धांत दिया था। उनका कहना था कि हम खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे हमें लगता है कि दूसरे हमें देख रहे हैं। जरा सोचिए, हम समाज रूपी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं। अगर हमें लगता है कि लोग हमें बुद्धिमान समझते हैं तो हम खुद को बुद्धिमान मानने लगते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। अगर हमें लगता है कि लोग हमें बेवकूफ समझते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है। यानी हमारी मैं की भावना दूसरों की राय पर टिकी होती है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक पेंच है। कई बार हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। हम कल्पना कर लेते हैं कि कोई हमारे बारे में बुरा सोच रहा है और हम दुखी हो जाते हैं, जबकि असलियत में शायद उसने हमारे बारे में सोचा भी न हो। इसलिए यह समझना जरूरी है कि दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह हमारी पूरी सच्चाई नहीं है। इसी से जुड़ा एक और मनोवैज्ञानिक तथ्य है सेल्फ सर्विंग बायस या आत्मसेवा पूर्वाग्रह।
यह हम सब में होता है। जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं, यह मेरी मेहनत और प्रतिभा का नतीजा है। लेकिन जब हम असफल होते हैं तो हम कहते हैं, किस्मत खराब थी, या पेपर कठिन था, या सामने वाले ने धोखा दिया। हम अपनी सफलता का श्रेय खुद लेते हैं, लेकिन असफलता का दोष बाहरी परिस्थितियों पर मढ़ देते हैं। यह हमारे अहंकार को बचाने का एक तरीका है, लेकिन यह हमें अपनी गलतियों से सीखने से रोकता है। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत जुटानी होगी। अब एक बहुत ही मजेदार प्रभाव के बारे में बात करते हैं, जिसे एंकरिंग इफेक्ट या लंगर प्रभाव कहते हैं। आप कभी किसी दुकान पर गए हैं जहां दुकानदार ने पहले आपको एक बहुत महंगी शर्ट दिखाई और फिर उसके बाद एक थोड़ी सस्ती शर्ट दिखाई। आपको वह दूसरी शर्ट सस्ती लगने लगती है, भले ही उसकी कीमत असल में ज्यादा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग पहली कीमत पर लंगर डाल चुका है, यानी अटक गया है। अब आप हर चीज की तुलना उसी पहली कीमत से कर रहे हैं। 1974 में मनोवैज्ञानिक काहनेमैन और टावरस्की ने इस पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने लोगों से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी देशों का प्रतिशत कितना है। इससे पहले उन्होंने एक पहिया घुमाया जिस पर एक नंबर आया। जिन लोगों के सामने छोटा नंबर आया उन्होंने अनुमान कम लगाया। जिनके सामने बड़ा नंबर आया उन्होंने अनुमान ज्यादा लगाया। यानी एक बेमतलब का नंबर भी हमारे फैसले को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, मोलभाव करते समय या कोई बड़ा फैसला लेते समय इस एंकरिंग इफेक्ट से सावधान रहें। हमेशा अपनी रिसर्च करें और किसी एक जानकारी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। चलिए अब बात करते हैं भावनाओं की। क्या आपने कभी किक द कैट या बिल्ली को लात मारना प्रभाव के बारे में सुना है? यह कहानी कुछ ऐसी है। एक बॉस अपने कर्मचारी पर चिल्लाता है। कर्मचारी घर आता है और अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता है। पत्नी बेटे को डांटती है। बेटा गुस्से में आकर पालतू बिल्ली को लात मार देता है। इसे कहते हैं गुस्से का विस्थापन। हम अक्सर अपना गुस्सा उस व्यक्ति पर नहीं उतार पाते जो उसका असली कारण है, क्योंकि वह हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए हम अपना गुस्सा उन पर उतारते हैं जो हमसे कमजोर हैं, हमारे बच्चे, जीवन साथी या अधीनस्थ। यह एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। यह हमारे रिश्तों को खराब करता है और घर का माहौल बिगाड़ देता है। हमें यह समझना होगा कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। अगर आप खुश हैं तो आप दूसरों को भी खुश करेंगे। अगर आप गुस्से में हैं तो आप वह गुस्सा दूसरों में फैलाएंगे। हमें अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीखना चाहिए। जब गुस्सा आए तो रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या सामने वाला सच में इस गुस्से का हकदार है। अब बात करते हैं सफलता और असफलता के डर की। क्या आपने कभी जोनाह कॉम्प्लेक्स के बारे में सुना है? यह बहुत ही अजीब है। हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन हम सफलता से डरते भी हैं। जी हां, आपने सही सुना। हम अपनी ही महानता से डरते हैं। यह नाम बाइबिल के पैगंबर जोनाह से लिया गया है, जो ईश्वर द्वारा दिए गए मिशन से भागने की कोशिश कर रहे थे। हम डरते हैं कि अगर हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, लोग हमसे ईर्ष्या करेंगे, या हम उस सफलता को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम खुद को छोटा बनाए रखते हैं। हम औसत बनकर रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं।
दोस्तों, यह डर हमें अपनी असली क्षमता को पहचानने से रोकता है। याद रखें, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता आप में है। अपने डर को पहचानें और उसे अपने सपनों के आड़े न आने दें। इसी से जुड़ा है फ्ली इफेक्ट या पिस्सू प्रभाव। पिस्सू अपने कद से कई गुना ऊंचा कूद सकता है, लेकिन अगर आप उसे एक जार में बंद कर दें और ढक्कन लगा दें तो वह बार बार ढक्कन से टकराएगा। कुछ समय बाद वह अपनी कूदने की ऊंचाई को ढक्कन के हिसाब से कम कर लेगा। अगर आप बाद में ढक्कन हटा भी दें तो भी वह जार से बाहर नहीं कूदेगा, क्योंकि उसने मान लिया है कि उसकी सीमा बस इतनी ही है। हम इंसान भी ऐसे ही हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम यह नहीं कर सकते, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम इन सीमाओं को सच मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़िए। आप वह सब कर सकते हैं जो आप ठान लें। अब एक नजर डालते हैं लक्ष्यों को निर्धारित करने पर। लॉक का नियम कहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो न तो बहुत आसान हो और न ही असंभव। इसे बास्केटबॉल हूप सिद्धांत भी कहते हैं। अगर बास्केटबॉल का हूप बहुत नीचे हो तो खेलने में मजा नहीं आएगा। अगर बहुत ऊंचा हो तो कोई गोल नहीं कर पाएगा। हूप की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए जहां थोड़ी मेहनत करने पर गोल हो सके। यही बात हमारे जीवन के लक्ष्यों पर लागू होती है। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपको चुनौती दें, आपको स्ट्रेच करें, लेकिन जो हासिल किए जा सकें। जब हम छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो हमारा डोपामाइन बढ़ता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कुछ लोगों को देखते ही पसंद क्यों करने लगते हैं? इसे हेलो इफेक्ट या आभामंडल प्रभाव कहते हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति का एक गुण अच्छा लगता है, जैसे वह दिखने में सुंदर है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें बाकी गुण भी अच्छे होंगे, वह दयालु और बुद्धिमान भी होगा। यह एक तरह का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है। यही कारण है कि विज्ञापनों में सुंदर मॉडल्स और मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। हमें लगता है कि अगर यह सेलिब्रिटी इस उत्पाद का इस्तेमाल कर रहा है तो उत्पाद अच्छा ही होगा, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। बाहरी चमकदमक के पीछे की सच्चाई को देखना जरूरी है। किसी को सिर्फ उसकी शक्ल या कपड़ों से न आंकें, उसके चरित्र और कार्यों को देखें। इसी कड़ी में प्राइमेसी इफेक्ट या प्राथमिकता प्रभाव भी आता है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो शुरुआती कुछ सेकंड में ही हम उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। बाद में उस राय को बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाएं या किसी नए व्यक्ति से मिलें तो अपनी शुरुआती उपस्थिति पर ध्यान दें। अच्छे कपड़े पहनें, मुस्कराएं और आत्मविश्वास के साथ बात करें। लेकिन रुकिए, इसका उल्टा भी होता है, रीसेंसी इफेक्ट या तात्कालिकता प्रभाव। यह तब काम करता है जब हम अपने करीबी दोस्तों या परिवार के साथ होते हैं। यहां हमारी आखिरी मुलाकात या आखिरी बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। मान लीजिए आपका अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन अगर आपकी आखिरी मुलाकात में झगड़ा हो गया तो वह कड़वाहट पुरानी अच्छी यादों पर भारी पड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। रिश्तों में विदाई हमेशा सुखद होनी चाहिए। अब थोड़ा व्यापार और निर्णय लेने की रणनीतियों की ओर चलते हैं।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है संक कॉस्ट या डूबी हुई लागत। मान लीजिए आपने सिनेमा का एक टिकट खरीदा, लेकिन फिल्म शुरू होने के 15 मिनट बाद ही आपको पता चल गया कि फिल्म बहुत बकवास है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप पूरी फिल्म देखेंगे क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं, या आप हॉल से बाहर निकल जाएंगे? ज्यादातर लोग पूरी फिल्म देखते हैं, यह सोचकर कि पैसा वसूल हो जाए। लेकिन सच यह है कि पैसा तो जा चुका है। अब आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। इसे ही डूबी हुई लागत का जाल कहते हैं। चाहे वह कोई खराब निवेश हो, कोई बुरा रिश्ता हो या कोई उबाऊ किताब, अगर आपको पता चल गया है कि यह काम नहीं कर रहा है, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। इसे मगरमच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर मगरमच्छ ने आपका पैर पकड़ लिया है और आप हाथ से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तो वह हाथ भी पकड़ लेगा। सबसे अच्छा तरीका है उस पैर को बलिदान कर देना, यानी नुकसान स्वीकार करना और अपनी जान बचाना। जीवन में नुकसान काटना सीखना बहुत जरूरी है। एक और दिलचस्प अवधारणा है वेबलिन इफेक्ट। आमतौर पर हम मानते हैं कि अगर चीज सस्ती होगी तो ज्यादा बिकेगी, लेकिन वेबलिन इफेक्ट कहता है कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए बिकती हैं क्योंकि वे महंगी हैं। लग्जरी कारें, ब्रांडेड घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, इनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है, लोग इन्हें उतना ही ज्यादा चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यह उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह दिखावे का उपभोग है। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कोई चीज अपनी जरूरत के लिए खरीद रहे हैं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। सादगी में भी एक अलग तरह का सुख है, जिसे डिडरोट इफेक्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। डिडरोट एक दार्शनिक थे। उन्हें एक नया सुंदर लाल गाउन उपहार में मिला, लेकिन जब उन्होंने उसे पहना तो उन्हें लगा कि उनका पुराना फर्नीचर उस गाउन के साथ मेल नहीं खा रहा। उन्होंने धीरे धीरे घर का सारा सामान बदल डाला। अंत में वे कर्ज में डूब गए और अपने पुराने आरामदायक जीवन को याद करने लगे। यह हम सब के साथ होता है। एक नई चीज की चाहत हमें दूसरी, तीसरी और चौथी चीज खरीदने पर मजबूर करती है। इस अंतहीन दौड़ से बचने का तरीका है संतोष और सचेत उपभोग। अब बात करते हैं रेसिप्रोसिटी या आदान प्रदान के नियम की। अगर कोई आपको दावत देता है तो आप भी उसे दावत देना चाहते हैं। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप खुद को उसका ऋणी महसूस करते हैं। यह मानव स्वभाव है। इसे मार्केटिंग में खूब इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई सेल्समैन आपको फ्री सैंपल देता है, तो वह दरअसल आपको कुछ खरीदने के लिए बाध्य कर रहा होता है। रिश्तों में भी यह लागू होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो पहले आप उन्हें पसंद करें, उनकी मदद करें, उनकी तारीफ करें। बदले में आपको भी वही मिलेगा। लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। एक और गहरा सिद्धांत है ब्रोकन विंडोज थ्योरी या टूटी खिड़की का सिद्धांत। यह कहता है कि अगर किसी इमारत की एक खिड़की टूटी है और उसे ठीक नहीं किया जाता, तो जल्द ही बाकी खिड़कियां भी तोड़ दी जाएंगी। यह सिद्धांत बताता है कि छोटी छोटी बुराइयों या अव्यवस्था को अगर न रोका जाए, तो वे बड़े अपराधों का कारण बनती हैं। यह हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होता है। अगर आप अपनी एक बुरी आदत को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे धीरे कई बुरी आदतें घर कर लेंगी।
अनुशासन का मतलब है उन छोटी छोटी टूटी खिड़कियों को तुरंत ठीक करना। कार्यस्थल पर एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, पीटर प्रिंसिपल। यह कहता है कि हर कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होता है। मतलब अगर कोई अपने काम में अच्छा है तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वह एक ऐसे पद पर नहीं पहुंच जाता जहां वह काम ठीक से नहीं कर पाता, और फिर वह उसी पद पर अटक जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि कई उच्च पदों पर ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उस काम के लिए योग्य नहीं होते। इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम केवल पदोन्नति के पीछे न भागें, बल्कि यह देखें कि हमारी असली प्रतिभा और खुशी किस काम में है। अंत में मैं बात करना चाहूंगा श्वार्ट्ज की थीसिस के बारे में। यह बहुत ही खूबसूरत विचार है। यह कहता है कि खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है। यह आपके अपने कार्यों से आती है, और अक्सर दुर्भाग्य के भेष में सौभाग्य छिपा होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार वही घटना हमें नए रास्ते दिखाती है, हमें मजबूत बनाती है। कहानी है एक किसान की जिसका घोड़ा भाग गया। पड़ोसी बोले। बदकिस्मती किसान बोला, शायद अगले दिन घोड़ा अपने साथ जंगली घोड़ों का झुंड ले आया। पड़ोसी बोले। खुशकिस्मती किसान बोला, शायद बेटे ने घोड़े को साधने की कोशिश की और पैर तुड़वा बैठा। पड़ोसी बोले। बदकिस्मती, फिर सेना आई और गांव के सभी जवानों को युद्ध पर ले गई, लेकिन टूटे पैर के कारण बेटे को छोड़ गई। तो दोस्तों, जीवन में क्या अच्छा है और क्या बुरा, यह तुरंत पता नहीं चलता। धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। तो दोस्तों, आज हमने मर्फी के नियम से लेकर जीवन के कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझा। ये नियम अदृश्य डोरियों की तरह हमारे जीवन को चलाते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हम अपनी भावनाओं, अपने फैसलों और अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। हम मानसिक जालों से बच सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करना असली बुद्धिमानी है। उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करके देखें, आपको फर्क जरूर महसूस होगा। अपने विचार हमारे साथ साझा करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।